सुल्तानों को मारा जाता है और गद्दी को हड़पा जाता है। तो दोस्तों हमने जो है आपको अब तक बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स दिखाए हैं, बहुत सारे मकबरे हमने आपको दिखाए हैं, लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया कि हिंदुस्तान में पहला वो मकबरा कौन सा होगा, हिंदुस्तान में सबसे पहले किसे दफनाया गया होगा? तो इस सवाल का जवाब जो है हमारे पीछे है। ये है दोस्तों सुल्तान गढ़ी का मकबरा, जहाँ पे सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद आराम फरमा रहे हैं। ये जो इलाका ये कहलाता है वसंत कुंज का इलाका, और यहाँ अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन से। और इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये जो है पूरा का पूरा कंप्लीट एक किला के आकार में बनाया गया है। ये जो कोने में आपको एक बेस्टन दिख रहा है, ये असल में जो है ये एक टावर है। सेम ऐसे ही टावर जो है हर कोने पे है इसके। और यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये उसका एंट्री गेट है सामने वाला, और इस एंट्री गेट में आप देख सकते हैं ऊपर में जो है यहाँ पे मार्बल से चीज़ों को बनाया गया है। ऐसा बताया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे इसमें मार्बल लगाया था। अब यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पत्थर ये असल पहाड़ी पत्थर है। ऊपर के अगर आप पत्थर देखें तो इसे जो हम लोग बलुआ पत्थर कहते हैं। ये मकबरा जो है ये असल में बनाया गया था इल्तुतमिश के ही द्वारा। पूरी दीवारों में जो है आपको बहुत सारी ओपनिंग्स यहाँ पर दिखेगी। दोनों साइड में आप देख सकते हैं इस तरह के जो टावर्स आपको दिख रहे हैं, नसीरुद्दीन महमूद ही हैं जो यहाँ पे आज आराम फरमा रहे हैं, जो कि इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे हुआ करते थे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अहम चीज़ जो आप देख सकते हैं ना, वो यही है, सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद जो कि सुल्तान बनने से पहले ही 1229 में उनका इंतकाल हो गया था, तो उन्हें इसी में यहाँ पे दफनाया गया था। और ये जो मज़ार आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इस्लामिक हिस्ट्री हिंदुस्तान में सबसे पहली मज़ार ये बनाई गई थी। और ये जो है टोटल 8 साइड का है। इसको भी देखने से ऐसा लगता है कि ये जो है पूरा का पूरा मार्बल से बनाया गया था, और काफ़ी अलग तरीके से इसको बनाया गया है। नॉर्मल जो मज़ारें होती हैं इतनी ओपन नहीं होती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नीचे में जो है दोस्तों, ये अंदर में गुफा जा रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी सीढ़ी है। ये मज़ार जो है ना आपने कभी देखी नहीं होगी ऐसी। और सबसे ख़ास बात यहाँ पर यह है कि इस मज़ार को जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब लोग जो है यहाँ पर इसको मानते हैं अपने अपने तरीक़े से। तो इस साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है टोटल 3 मज़ारें हैं। इनमें से एक मज़ार जो है दोस्तों वो है नसीरुद्दीन महमूद की मज़ार, जो कि इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे थे। इसमें 2 मज़ारें और हैं। ऐसा बताया जाता है कि बहरम शाह या रुकनुद्दीन की है, लेकिन इसका कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। आज के टाइम में तो ये बिल्कुल काला हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा यहाँ पे हो रहा है ना। और जितने भी पिलर्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोटे मोटे पिलर्स यहाँ पे हैं सारे। लोग जो है यहाँ पर दिया वगैरह जलाते हैं। जहाँ तक हम नसीरुद्दीन महमूद के बारे में अगर आपको हम बताएं, तो इनकी कहानी जानने से पहले आपको थोड़ा चलना पड़ेगा पीछे और समझना पड़ेगा आपको खिलजी अम्पायर के बारे में। खिलजी अम्पायर दिल्ली वाला नहीं, बल्कि बंगाल का खिलजी सल्तनत। अब हम चलते हैं यहाँ से काफ़ी पीछे मोहम्मद गौरी के इतिहास पे। ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि जब मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान में आया था तो इसके जो है बहुत सारे ग़ुलाम थे, कबाचा, याल्दूस, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो एरिया मिला था वो एरिया मिला था दिल्ली का। बख्तियार खिलजी चले गए थे बंगाल और बिहार के साइड में, और बंगाल और बिहार के साइड में जाकर के 1204 में उन्होंने स्थापित किया था बंगाल की खिलजी सल्तनत। और 1206 में ही जो है उनका इंतकाल हो गया था। फिर उनके पूर्वज ने उसको आगे बढ़ाया था। 1225 की बात है दोस्तों, जब बंगाल में शासन कर रहा था इवाज़ खिलजी। और इवाज़ खिलजी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि उसने 1225 आते आते अपने किंगडम को जो है इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। अब ये देख कर के जो है इल्तुतमिश काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। 1225 में जो है खिलजी अम्पायर यानी इवाज़ खिलजी और इल्तुतमिश के बीच में जो है जंग होती है, और फाइनली इस जंग में जीते जाते हैं इल्तुतमिश, और इन दोनों के बीच में जो एक मुआहदा होता है, और फाइनली इवाज़ खिलजी ने 80 लाख टन का 38 हाथियों के साथ अपने आप को जो है इनके सुपुर्द कर देते हैं। और इल्तुतमिश ने वहाँ पे अलाउद्दीन जानी को इंस्टॉल कर दिया, और फिर यहाँ से वो वापस चले गए। लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं था इल्तुतमिश के लिए, क्योंकि इल्तुतमिश के जाते ही फिर से इवाज़ खिलजी ने अलाउद्दीन जानी को भी उखाड़ के फेंक दिया, और फिर से यहाँ पे गद्दी पे कब्ज़ा कर लिया।
1227 में दोबारा इल्तुतमिश यहाँ पे आते हैं और अब वो भेजते हैं अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद को, जिनकी मज़ार हमने आपको अंदर दिखाई है। 1227 में इवाज़ खिलजी से उनकी भिड़ंत होती है, लड़ाई होती है और फाइनली इवाज़ खिलजी जो है उस जंग में मारा जाता है। और ये देख करके इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद को लक़ब दिया मालिकुश शर्क़, यानी किंग ऑफ द ईस्ट, यानी पूर्वी दिशा का राजा। 1228 आते आते दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद जो हैं वो चले गए थे कामरूप यानी आसाम तक, और वहाँ पर इनकी भिड़ंत होती है राजा पृथु से। इसके अलावा 1228 में ही ये पहुँच गए थे तिब्बत तक, लेकिन तिब्बत में चूँकि ठंड काफ़ी थी, काफ़ी लोग जो है इनके मारे जा रहे थे, तो फिर वहाँ वापस वो यहाँ बंगाल आ गए। और 1229 आते आते दुखद घटना होती है, नसीरुद्दीन महमूद का इंतकाल हो जाता है। कोई कहता है इन्हें जहर दे दिया गया, कोई कहता है ये बीमार पड़ गए, और कोई कहता है कि नेचुरल मौत इनकी हो गई थी। लेकिन जैसा हमने आपको बताया दोस्तों, इतना आसान नहीं था इल्तुतमिश के लिए। एक तरफ इनका बेटा जाता है, दूसरी तरफ बंगाल सल्तनत जो है फिर से ख़ुद को फ़तह कर देती है। जिस ज़माने नसीरुद्दीन महमूद का इंतकाल हुआ था, उस ज़माने बंगाल पे हुकूमत आ गई थी बल्का खिलजी की। बल्का खिलजी के इतिहास पे आपको हम आएंगे वापस लेकर के। फ़िलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे एक और छतरी यहाँ पे बनी हुई है। तो ये जो छतरी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि किसी न किसी की इसके अंदर मज़ार है। और उस साइड में अगर आप मेरे राइट साइड में यहाँ पर देखें तो आप खंडरनुमा आकार देख सकते हैं। एक ज़माने में ऐसा दिखने में लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ करता होगा, लेकिन आज के टाइम में आप देख सकते हैं चीज़ें जो हैं काफ़ी धंस चुकी हैं। और ये जो दरवाज़ा इसका है, ये इसका फ्रंट वाला हिस्सा है, यहाँ से हमने इसमें एंटर किया था। और इसके भी पिलर्स को आप देख सकते हैं, वैसे ही क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आकार में इसे बनाया गया है। अब बंगाल की सल्तनत के लिए ये काफ़ी अच्छा मौका था ख़ुद को फिर से एक बार आज़ाद घोषित कर देने का। तो 1230 में दोबारा बल्का खिलजी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो इल्तुतमिश के लिए आप देख सकते हैं ना, चीज़ें जो है इतनी आसान नहीं थी। 3 बार जो है उसको अटैक करना पड़ा बंगाल पे, 1225 में, 1227 में, अब दोबारा 1231 में इल्तुतमिश जो है फिर से वहाँ जाते हैं, हमला करते हैं, बल्का खिलजी को मारते हैं और फाइनली उसे अपने अधीन कर लेते हैं। कितनी ज़्यादा मेहनत, कितनी ज़्यादा मशक्क़त जो है इल्तुतमिश को करना पड़ा था अपनी सत्ता को संभालने के लिए। और 1231 आते आते जो है बंगाल का जो सल्तनत था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और ये पूरा जो इलाका है लाहौर से लेकर के बंगाल तक, वो पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत में आ गया था। फिर जो है 1236 में इल्तुतमिश का इंतकाल हो जाता है। और अब आप मेरे इस एरिया में देख सकते हैं, ये जो है पूरा का पूरा मार्बल से बनाया गया है। साइड में अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बड़े बड़े पिलर्स हैं, ये सारे के सारे जो है मार्बल्स के ही बने हुए हैं। ऊपर में अगर आप देखें दोस्तों, तो ऊपर में जो है यहाँ पर गुंबद एक बना हुआ है, और आपको कहीं कहीं पे लाल बलुआ पत्थर की जो है पट्टियों का निशान भी आपको दिखता है। और अब आप ये सामने वाला हिस्सा भी देख सकते हैं। ये सामने का हिस्सा अगर आप देखें तो ये दर्शाता है कि ये जो है पश्चिम का हिस्सा है। उस ज़माने में जो है यहाँ पर नमाज़ वगैरह भी लोग पढ़ते होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी जगह पे जो है इमाम साहब नमाज को खड़े होकर के लीड करते होंगे। और ये जो मेरे पीछे दोस्तों आप देख रहे हैं, ये था यहाँ का गुफ़ा, और गढ़ी का मतलब होता है गुफ़ा। और चूँकि इसके अंदर एक सुल्तान दफन है, इसलिए हम इसे कहते हैं सुल्तान गढ़ी, यानी सुल्तान का गुफ़ा। तो 1236 पे अगर हम दोस्तों वापस आते हैं ना, तो 1236 में जैसा हमने आपको बताया कि इल्तुतमिश का इंतकाल हो गया था, और 1236 के बाद अब जो कहानी है दोस्तों, ग़ुलाम वंश में सिर्फ खून रेज़ी की कहानी होती है। कत्लेआम होता है, खून पे खून होता है, सुल्तानों को मारा जाता है और गद्दी को हड़पा जाता है। फ़िलहाल थोड़ा सा आपको हम इसके सारे चारों साइड की दीवारें दिखाते हैं। सीढ़ी बनी हुई है, यहाँ से जो आपको पूरा ये मकबरा दिख सकता है चार साइड का। और ये आप देखिए, यही है वो गुफ़ा सुल्तान गढ़ी जिसके नाम से फेमस है। और इसी के अंदर सुल्तान की मज़ार जो हमने दिखाया आपको, उस साइड में देखिए वो पूरा का पूरा एक लॉन है, और उसका गुंबद देख सकते हैं ऊपर में, बड़ा ही नया टाइप का गुंबद है, पिरामिड शेप का गुंबद बना हुआ है। तो 1236 में इल्तुतमिश के बाद जो है
यहाँ पर गद्दी पर चढ़ने वाली थी रज़िया सुल्तान। ऐसा बताया जाता है कि इल्तुतमिश ने अपनी ज़िंदगी में ही रज़िया सुल्तान को जानशीन बनाने का फ़ैसला किया था, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में 1229 में जिस बेटा को वो चाहते थे सुल्तान बनाना, उसका तो इंतकाल हो गया था। इल्तुतमिश की बीवी हुआ करती थी शाह तुर्कन। शाह तुर्कन ने छल कपट करने के साथ अपने बेटे रुकनुद्दीन को गद्दी दे दी थी। रुकनुद्दीन का इतिहास इसलिए आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि रुकनुद्दीन को भी जो है इसी कॉम्प्लेक्स में कहीं पे दफनाया गया था। तो अगर आप मेरे यहाँ पे आते हैं इस साइड में, तो इस साइड में आप देख सकते हैं वहाँ पर जो आगे में आपको एक छतरी दिख रही है, वो काफ़ी बड़ी छतरी है। तो उस छतरी में जो है दोस्तों आपका ऐसा कहा जाता है कि रुकनुद्दीन या बहरम शाह किसी एक की मज़ार इसमें हो सकती है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की जो है 2 छतरी हुआ करती थी, एक इस साइड में थी और एक छतरी जो है मकबरे के उस साइड में थी। इन दोनों मकबरे में जो है सेपरेटली रुकनुद्दीन को दफनाया गया था एक में, और एक में बहरम शाह को दफनाया गया था। बहरम शाह के इतिहास पे हम आएंगे रज़िया सुल्तान के इतिहास के बाद, लेकिन फ़िलहाल आज आप देख सकते हैं ना कि इस छतरी के अंदर आज फ़िलहाल कोई मज़ार हमें यहाँ पर दिख नहीं रही है। और ऐसा बताया जाता है कि ये स्ट्रक्चर जो है इसे भी फ़िरोज़ शाह तुगलक ने यहाँ पे काफ़ी रिनोवेट करवाया था। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये सब असल में ओरिजिनल पत्थर हैं जो उस ज़माने के होते थे। और अंदर अगर आप देखें इस छतरी में, तो यहाँ पे आपको फ़िलहाल कोई भी ऐसी मज़ार, कहीं पर भी आपको मज़ार नहीं दिखेगी। और ऊपर में आप देखिए डोम, ऐसा देखने में लगता है कि इसे जो है बाद में रिनोवेट किया गया था। तो दोस्तों ये था यहाँ का सुल्तानगढ़ी का मकबरा। मेरे साइड से भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सुल्तानगढ़ी के वीडियो देख के काफ़ी मज़ा आया होगा। तो अब हम मिलते हैं आपके साथ रज़िया सुल्तान के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।